ओम नमः पाणिनीय कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः नमो गुरुभ्यः। मित्रों, आज विवृत्ति को पढ़ेंगे, विवृत्ति को समझेंगे। विवृत्ति क्या है? यूजीसी नेट के 25 कोड और 73 कोड दोनों में ही विवृत्ति और स्वर भक्ति लगी हुई है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में विवृत्ति को हम लोग समझेंगे। विवृत्ति होती क्या है, विवृत्ति क्या है, विवृत्ति का लक्षण क्या है, वो सब हम लोग जानेंगे। और विवृत्ति कितने प्रकार की होती है, ये याज्ञवल्क्य शिक्षा का मैं ये लेके आया हूँ प्रकरण यहाँ पे। ये पुस्तक का याज्ञवल्क्य शिक्षा के पुस्तक का ही है। तो देखते हैं, सबसे पहले विवृत्ति होती क्या है हम ये समझ लेते हैं। दो स्वरों के बीच में किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं होता है तो व्याकरण इत्यादि से हम क्या करते हैं, उसको संधि कर देते हैं। संधि कर देते हैं मतलब एक नया रूप ले लेता है संधि होने के बाद। किंतु वेद में कुछ जगहों पे प्राप्त है, दो स्वरों के बीच में किसी भी व्यंजन का व्यवधान भी नहीं है और प्राप्त भी है। क्या प्राप्त है? संधि प्राप्त होते हुए भी संधि नहीं की गई है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को विवृत्ति कहते हैं। आइए देखते हैं श्लोक के माध्यम से। देखिए यहाँ लिखा है द्वयोः स्वरयोः मध्ये। ठीक है ना? मतलब द्वयोः स्वरयोः मध्ये, दो स्वरों के बीच में, मध्ये संधि यत्र न दृश्यते। मतलब दो स्वरों के बीच में, अब जब दो स्वर है तो स्वाभाविक है संधि तो प्राप्त हो गई। फिर भी संधि अगर नहीं दिख रही है वेद में, उसी को विवृत्ति तत्र विज्ञेया। विवृत्ति उसको जानना चाहिए। विवृत्ति तत्र विज्ञेया मतलब जानीया, विवृत्ति तत्र जानीया। उदाहरण यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? य ईशे। देखिए य ईशे, यहाँ पे यजुर्वेद का यह मंत्र है, य ईशे अस्य द्विपादश, ऐसा ये मंत्र है। तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे विवृत्ति है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ। यह है प्लस ईशे है, ईशे, ये प्लस मतलब अवग्रह भी यहाँ पे कर लेंगे तो वही है, अ है यहाँ पे। तो अ और ई, इन दोनों के बीच में कोई भी व्यंजन नहीं है, व्यंजन से व्यवहित नहीं है, तो ऐसे मतलब व्यवधान नहीं है। तो इसीलिए इन अ और ई के बीच में क्या हो जाना चाहिए था? संधियों के ए हो जाना चाहिए था। संधियों के क्या हो जाना चाहिए था? ए हो जाना चाहिए था। किंतु संधि नहीं हुई तो क्या इसी को क्या कहेंगे? इसी को विवृत्ति कहना चाहिए, इसी को विवृत्ति जानना चाहिए। अभी विवृत्ति होती कितनी प्रकार की हैं, आगे के श्लोक में वही कह रहे हैं। समझ में आ गया विवृत्ति क्या है? इतना समझ में आ गया। विवृत्ति वो है, मतलब दो स्वरों के बीच में यदि विवृत्ति नहीं दिखाई पड़े, न दृश्यते, तर्हि विवृत्ति ही जानीयाः। विवृत्ति समझना चाहिए उसको। समझ गए ना? वो विवृत्ति कितने प्रकार की हैं तो वो विवृत्ति आगे बता रहे हैं। पिपीलिका, पाकवती तथा वत्सानुसार। यहाँ पे तथा ये विवृत्ति नहीं है, कहीं आप तथा भी एक विवृत्ति मान ले। तथा पादपूरक है, तथा का मतलब और। पिपीलिका, पाकवती और वत्सानुसारिणी, और एक वत्सानुसंसृता। ये वत्सानुसंसृता ही कहीं पे वत्सानुसृजिता भी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वत्सानुसृजिता अलग है, वत्सानुसंसृता अलग है, दोनों ही एक ही हैं। समझ में आ गया ना? तो पिपीलिका 1, पाकवती 2, वत्सानुसारिणी 3 और वत्सानुसंसृता यह चौथी विवृत्ति है। कुल ऐसे कितनी विवृत्तियाँ हो गई? 4 विवृत्तियाँ होती है। ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को? सबसे पहले विवृत्ति होती क्या है? तो दो स्वरों के बीच में
हम व्याकरण इत्यादि पढ़े हैं तो सामान्य सी बात है कि दो स्वरों के बीच में यदि कोई व्यंजन नहीं आता है तो हमें उसको मतलब संधि कर देना होता है। लेकिन वेद में कुछ जगहों पे ऐसे दो स्वर हैं और बीच में कोई व्यंजन भी नहीं है और संधि भी नहीं हुई है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को विवृत्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब वो विवृत्ति कितने प्रकार की है? तो वो विवृत्ति इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि विवृत्ति 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पिपीलिका, पाकवती, वत्सानुसारिणी और वत्सानुसंसृता या वत्सानुसृजिता। समझ में आ गया ना? अब आगे चलते हैं। पिपीलिका क्या होती है, पाकवती क्या होती है और वत्सानुसारिणी क्या है, वत्सानुसंसृता क्या है, वो सभी देखते हैं। देखिए, पिपीलिका आद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीदिति निदर्शनम् पाकवत्युभयोर्ह्रस्वा विन इंद्रेति निदर्शनम्। ऐसा श्लोक है। अब समझते हैं पिपीलिका का लक्षण क्या है। पिपीलिका आद्यंत दीर्घा, पिपीलिका आद्यंत दीर्घा। समझ में आ गया ना? पिपीलिका वो है जो आदि में और अंत में दोनों दीर्घ होते हैं। अभी हम चार्ट के माध्यम से भी दिखाएंगे। ये समझ में आ गया ना? मतलब पिपीलिका का लक्षण क्या है? जो आदि में और अंत में दोनों में ही दीर्घ हों। जैसे देखिए, नाभ्या है और बीच में अवग्रह है, यहाँ आसीत है, नाभ्या आसीत। अब देखिए, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, इन दोनों को ही मिला के एक नाभ्यासीदन ऐसा संधि होनी चाहिए थी। मतलब दो सामान्य एक ही वर्ण जैसा है, सवर्ण है, तो सवर्ण का दीर्घ संधि हो जाना चाहिए था, लेकिन संधि नहीं की गई। अब संधि नहीं की गई तो इसको हम क्या जानेंगे? तो विवृत्ति जानेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए पिपीलिका विवृत्ति कैसी है? आदि और अंत में दीर्घ वाली है। आदि क्या है? तो देखिए, आदि क्या है? नाभ्या, नाभ्या। नाभ्या में जो आ है वो दीर्घ है और इधर अंतिम में जो आसीत में आ है, ये दोनों ही दीर्घ है। ठीक है ना? समझ में आ गया? नाभ्या आसीत, इन दोनों में ही आदि और अंत दोनों ही दीर्घ होने के कारण एक ऐसी विवृत्ति है, ये पिपीलिका विवृत्ति है। पिपीलिका विवृत्ति समझ में आ गया? पिपीलिका विवृत्ति कैसी होती है? चलिए अब आगे चलते हैं। पिपीलिका के बाद कौन सी विवृत्ति है? ध्यान में रखिएगा, सबसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। पिपीलिका विवृत्ति कैसी है? आदि और अंत में दीर्घ है। उसका उदाहरण क्या है? नाभ्या आसीत। ठीक है ना? आगे पाकवती। पाकवती कैसी है? उभयोः ह्रस्वा। दोनों, जैसे अभी हम नाभ्या में आदि और अंत में दीर्घ देखे थे, ऐसे ही यहाँ पे दोनों जगह ह्रस्व होता है। जैसे उदाहरण में इन्होंने क्या दिया? वीणा, यहाँ पे अवग्रह है, और इंद्र, इंद्र, वीणा इंद्र। अब देखिए, वीणा में यहाँ पे भी ह्रस्व है, यहाँ पे भी ह्रस्व है। इन दोनों के ह्रस्व होने के कारण ये कौन सी विवृत्ति होगी? अब देखिए, यहाँ पे अ और ई को, यहाँ भी ए प्राप्त था लेकिन फिर भी यहाँ भी संधि नहीं की गई, तो यहाँ भी संधि नहीं की गई, इसलिए ये कौन सी विवृत्ति है? ये पाकवती विवृत्ति है। पाकवती विवृत्ति का लक्षण क्या है? दोनों तरफ ह्रस्व होते हैं, आदि और अंत दोनों ह्रस्व होते हैं। वीणा इंद्र, यहाँ पे लिखा है ना, यही वीणा इंद्र है। न में अ भी ह्रस्व है और इंद्र में ई भी ह्रस्व है, तो वीणा इंद्र ये कैसी विवृत्ति हो गई? ये पाकवती विवृत्ति हो गई। समझ में आ गया होगा ना? तो पिपीलिका विवृत्ति कैसी है? आदि और अंत दीर्घ वाली है, उसका उदाहरण क्या है? नाभ्या आसीत है। पाकवती विवृत्ति कैसी है? पाकवती विवृत्ति आदि और अंत दोनों ही ह्रस्व है, उसका उदाहरण क्या है? तो वीणा इंद्र उसका उदाहरण है।
अब आगे क्या है, 4 विवृत्ति बताई गई थी जिसमें से 2 आपने समझ लिया। अब आगे वत्सानुसारिणी है, तीसरी विवृत्ति कौन सी है, वत्सानुसारिणी। वत्सानुसारिणी का लक्षण क्या है भाई, तो आगे कह रहे हैं आदौ दीर्घा, आदौ दीर्घा, वत्सानुसारिणी च आदौ दीर्घा। मतलब वत्सानुसारिणी में पहली जो होंगी वो दीर्घ होगा, पहला पद जो होगा वो दीर्घ होगा, अंतिम पद जो होगा वो ह्रस्व होगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण इन्होंने क्या दिया, ता अस्य, ता में आ है और अस्य में अ है। यहाँ पे भी सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होनी चाहिए थी, समझ गए कि नहीं, फिर भी प्राप्त नहीं हुई क्योंकि दोनों में अ आ है। तो यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त थी किंतु नहीं प्राप्त, मतलब नहीं की गई संधि। तो ये कैसी विवृत्ति है, ये वत्सानुसारिणी विवृत्ति है। वत्सानुसारिणी विवृत्ति का लक्षण क्या है, आदि में दीर्घ होना चाहिए। तो देखिए ता में दीर्घ है और अस्य में ह्रस्व है, समझ में आ गया ना, ता अस्य समझ में आ गया, बहुत सही। आगे चले, फिर से देख लीजिए, वत्सानुसारिणी का लक्षण क्या है, आदि में दीर्घ होगी और अंतिम में ह्रस्व। तो ता में आ है भाई, आ, और अंतिम में अ है। तो आदि में दीर्घ और आदि में दीर्घ और अंत में ह्रस्व। तो आदि और अंत में, आदि में दीर्घ अंत में ह्रस्व होने के कारण ये वत्सानुसारिणी विवृत्ति हो गई। और एक और बची क्या, वत्सानुसृजिता या वत्सानुसंसृता। वो कैसी है, तो अंते सबसे अंत वाली विवृत्ति कौन सी है, वत्सानुसृजिता। वत्सानुसृजिता का लक्षण क्या है, अंते दीर्घा, अंते दीर्घा। ये दीर्घा यहाँ से लाना है, यहाँ आदौ दीर्घा बोला था ना, और यहाँ अंते, तो अंते देखिए यहाँ पे दीर्घ है ना, पहले में तान, तान में ह्रस्व अ है और आ यहाँ पे जो है वो दीर्घ है, समझ में आ गया ना। तो ये कौन सी विवृत्ति है, ये वत्सानुसृजिता विवृत्ति है या वत्सानुसंसृता विवृत्ति है, समझ में आ गया ना। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है, तान आवोढमस्विना। देखिए आपको एक और दिखाता हूँ, दूसरा पेज में, ये देखिए, पिपीलिका में आदि और अंत दीर्घ होगा, जैसे नाभ्या आसीत, समझ गए ना, नाभ्या आसीत समझ में आ रहा होगा ना। वैसे ही पिपीलिका में आदि और अंत मतलब दीर्घ है, नाभ्य, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ दोनों जगह पे आ, यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त थी। ये कौन सी पिपीलिका विवृत्ति है। पाकवती विवृत्ति कैसी है, तो पाकवती में देखिए आदि में और अंत दोनों ही ह्रस्व है, आदि और अंत ह्रस्व है, जैसे वीना इंद्र, ये 8वें अध्याय का मंत्र है, वीना इंद्र मृधो जहि नीचा। ये तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, इन दोनों के जगह पे ए हो जाना चाहिए था, यहाँ पे दोनों ही ह्रस्व है, इसलिए संधि प्राप्त है। यहाँ भी 2 स्वर हैं, बीच में व्यवधान नहीं है किसी व्यंजन का, इसलिए ये कौन सी विवृत्ति हो गई, ये पाकवती विवृत्ति हो गई। पाकवती विवृत्ति का लक्षण है दोनों तरफ ह्रस्व। देखिए सामान्य पिपीलिका में दोनों तरफ दीर्घ, पाकवती में दोनों तरफ ह्रस्व। पिपीलिका का उदाहरण नाभ्या आसीत, पाकवती का वीना इंद्र। अब वत्सानुसारिणी का क्या लक्षण है भाई, तो आदि में दीर्घ होगा और अंत में ह्रस्व होगा, समझ गए। वत्सानुसारिणी में आदि में दीर्घ है और अंत में ह्रस्व है, जैसे ता अस्य। अब देखिए ता में आ है और यहाँ पे अ है, इन दोनों के भी सवर्ण दीर्घ संधि होनी थी लेकिन नहीं हुई, तो नहीं हुई तो इसको क्या कहेंगे, वेद में विवृत्ति कहेंगे। विवृत्ति में ये कौन सी विवृत्ति है, तो ये वत्सानुसारिणी विवृत्ति है। वत्सानुसारिणी विवृत्ति का लक्षण क्या है, आदि में दीर्घ और अंत में ह्रस्व, समझ में आ गया ना। ऐसे ही अंतिम विवृत्ति है वत्सानुसृजिता या वत्सानुसंसृता, दोनों ही इसका नाम है। वत्सानुसृजिता का लक्षण क्या है, अंत में दीर्घ और आदि में ह्रस्व।
आदि में ह्रस्व और अंत में दीर्घ, वो कौन सी विवृत्ति होगी? तो वो वत्सानुसृजिता विवृत्ति होगी। उसका लक्षण क्या है? तो उसका उदाहरण क्या है? तो तान आबोढ़मश्विना। देखिए तान में जो अ है और आ में उसके बाद वाला जो है आबोढ़मश्विना, तो आ और अ इन दोनों की संधि होनी थी, लेकिन संधि नहीं हुई। तो संधि नहीं हुई तो इसको क्या बोलेंगे? इसको विवृत्ति बोलेंगे। इसको कैसी विवृत्ति बोलेंगे? तो इसको वत्सानुसृजिता विवृत्ति बोलेंगे। ये चौथी विवृत्ति है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से विवृत्तियाँ समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं, इसमें कुछ मतलब डाउट है, कुछ शंका है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने यहाँ तक देखा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में स्वर भक्ति को लेकर के। धन्यवाद। ओम नमः।